तो दोस्तों आज हो गई है 2 मार्च और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट करके एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चले, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के बम्पर वोटिंग जारी। जी हां दोस्तों, 40 निकायों में 55 लाख से भी अधिक मतदाता आज चुन रहे हैं शहरी सरकार। वोटिंग 8 बजे से शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें कि हरियाणा के 40 निकायों में आज यहाँ पर 55 लाख मतदाता अपने शहर की सरकार को चुन रहे हैं। इनमें लगभग 27 लाख पुरुष और 24 लाख महिला व 184 अन्य मतदाता हैं। बताते चलें, इनके लिए यहाँ पर कुल 5126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है। दोस्तों पहले ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होता था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव जो हरियाणा के अंदर है वो ईवीएम से करवाया जा रहा है। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चले, हरियाणा में निकाय चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में नजर आ रहा है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है, लेकिन यहां पर सीधा मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में ही है। इस बार ईवीएम के साथ में वीवीपैट भी नहीं है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाया जाए, उस मांग को भी स्वीकार नहीं किया चुनाव आयोग ने। और अब खबर आ रही है कि निकाय चुनाव के दौरान बिना वीवीपैट के ईवीएम लगेंगी, यानी कि अब पर्ची भी नहीं दिखेगी सीधे तौर पर। यह व्यवस्था ना होने की वजह से मतदाता यह नहीं देख सकेगा कि उनका वोट किस उम्मीदवार को गया है। राज्य चुनाव आयोग के पास पुरानी तकनीक वाली ईवीएम मशीनें हैं जिसमें वीवीपैट नहीं जुड़ सकता है और बातें होती हैं देश के अंदर एक देश एक चुनाव की। दोस्तों देख सकते हैं कि निकाय चुनाव में पुरानी ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें मतदाता ये भी नहीं जान सकता कि उसने आखिर किस उम्मीदवार किस पार्टी को वोट यहां पर किया है, किसको उसका वोट गया है। यानी कि कुल मिलाकर के हरियाणा चुनाव के नतीजे किस प्रकार के रहने वाले हैं आप लोग इस खबर से भी अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। आपकी जो भी महत्वपूर्ण राय हो बता सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जो आ रही है बताते चलें, उमा भारती के बगावती तेवर नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी की जमकर के तारीफ करती है उमा भारती ने। बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती की तरफ से बड़ा बयान आया, जिसमें उमा भारती ने कहा कि नेहरू के विकास का मॉडल उद्योगों के विकास का मॉडल था और आज के निवेशकों को उनसे सीखने की जरूरत है, आज की सरकार को उनसे सीखने की जरूरत है। बिना उद्योग के कोई भी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बिना व्यापार के। ये साफ तौर पर उमा भारती का कहना है दोस्तों। यानी कि आज की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है इशारों ही इशारों में। साफ तौर पर देखा जाए पिछले 11 सालों में एक भी कंपनी शुरू नहीं की गई है मोदी सरकार की तरफ से नई, लेकिन यहां पर कई पुरानी कंपनियों को लगातार बेचा जा रहा है और सरकार चलाई जा रही है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें दोस्तों, ममता बनर्जी ने हाल ही में खुलासा किया कि गुजरात और हरियाणा से कई लाख वोटर यहां पर पश्चिम बंगाल में जोड़े जा रहे हैं और अब जांच भी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने फर्जी वोटरों की पड़ताल, घर घर जाकर के वोटर लिस्ट जांच रहे हैं मेयर फिरहाद हाकिम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटरों को लेकर के जारी विवाद के बीच कोलकाता के मेयर और मंत्री फिरहाद हाकिम ने खुद सड़कों पर उतर करके अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की जांच शुरू कर दी है। भाजपा ने टीएमसी पर फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में हाकिम ने अपने 82 नंबर वार्ड में घर घर जाकर के मतदाताओं की पहचान की। दोस्तों टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया वही आरोप अब भाजपा भी लगाने लगी है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए दाल में जरूर ही कुछ ना कुछ काला है। जब बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है तो यहां पर खुद ही आरोप लगाने लगी है दूसरी पार्टियों पर। चुनाव आयोग इनके दबाव में है, चुनाव आयोग में इनके विश्वसनीय लोग यहां पर मौजूद हैं, फिर भी यहां पर आरोप विपक्षी पार्टियों पर ही लगाया जाएगा। बताते चले, यहां पर
टीएमसी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उनका कहना है कि भाजपा केवल आरोप लगाने में व्यस्त है, लेकिन वे खुद फर्जी वोटरों की पहचान कर रहे हैं। मेयर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका संगठन कमजोर हो चुका है और उनके पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा को लगता है टीएमसी ने फर्जी वोटर जोड़े हैं तो वे खुद सड़क पर उतर करके इसकी जांच क्यों नहीं करते। चुनाव आयोग उनका है, सब कुछ तो केंद्र में उनका ही है, तो जांच आखिर क्यों नहीं करते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। फर्जी वोटर का मुद्दा गरमा चुका है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ पर प्रदर्शन तक की चेतावनी दे दी चुनाव आयोग के दफ्तर पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर यहां पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं एनडीए की। कहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित किया जाए। जो थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ रखते हैं वो ये मानेंगे कि निशांत कुमार का ये दोहराना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो आप जानते ही हैं, जिस भी पार्टी का साथ दिया उसी को ही खत्म भी कर दिया। ये बीजेपी कई राज्यों में कर भी चुकी है। अब यहां पर निशांत कुमार ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि जो नीतीश कुमार है उनको सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, क्योंकि बीजेपी अभी तक खुले तौर पर चेहरा घोषित नहीं कर रही है नीतीश कुमार को। दबे मुंह तो कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के ही बिहार अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसको यहाँ पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो चुनाव के बाद में तय करेगा। यानी कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ना तय है। अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई, जो कि नीतीश कुमार से ज्यादा ही आएंगी, तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये तय माना जा रहा है दोस्तों। बड़ी खबर जो अगली आ रही है बताते चले, मतपत्रों से चुनाव को लेकर के विधि मंत्रालय ने संसद की समिति से कहा यह अधिकार क्षेत्र से बाहर। जी हाँ दोस्तों, बताते चले, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक साथ चुनाव कराने संबंधी 2 विधेयकों की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी को बताया है कि मतपत्रों यानी कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने का प्रश्न उसके दायरे में नहीं आता है। मतपत्र प्रणाली पर वापस लौटने का सुझाव जेपीसी के कुछ सदस्यों ने दिया था और विधि मंत्रालय को इसका लिखित में जवाब देना था, जिसके जवाब में यहाँ पर सरकार की तरफ से बताया गया है कि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।